नमस्कार। न्यूरो एंटी क्लिनिक से मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार चौधरी, न्यूरो सर्जन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, जिसकी चर्चाएं पिछले हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में दुनिया भर के बड़े बड़े साइंस के और हेल्थ के जर्नल्स में पब्लिश हुई हैं। और बड़े बड़े देशों ने, बड़े बड़े संस्थाओं ने ये माना है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कि ज़्यादा बहस की ज़रूरत है, और वो है डिमेंशिया। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमें लगता है, या कई बार हमें खुद को ही लगता है कि हमें डिमेंशिया हो गया। तो ये डिमेंशिया है क्या, और इस पर डिस्कशन क्यों ज़रूरी है? डिमेंशिया हम हर उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें हमारे मेंटल हेल्थ का डिक्लाइन होता है, जिसको कॉग्निटिव डिक्लाइन कहते हैं। और ये याददाश्त के रूप में, डे टू डे एक्टिविटीज़ के रूप में, किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन होने की स्थिति, किसी चीज़ के बारे में खो जाना, या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक्टिविटीज़ है उसमें दिक्कतें होना, इन सबको अगर एक ब्रॉडली किसी एक अम्ब्रेला के नीचे रखें तो वो एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं डिमेंशिया। मुख्य रूप से 4 तरह के बोलते हैं हम। अल्जाइमर्स को कह दिया, या वास्कुलर डिमेंशिया वो एक दूसरे तरह का है। कुछ लेवी बॉडी टाइप की डिमेंशिया है जो वो भी कॉमन है। या फिर फ्रंटो टेम्पोरल लोब का जो एट्रोफी होती है, ब्रेन का कुछ हिस्सा है जो श्रिंक करने लगता है। तो ये 4 तरह के कॉमन हैं। बाकी अनकॉमन और भी कई तरह के होते हैं जो अलग अलग टॉपिक्स में हम कभी बात कर पाएंगे। तो ये डिमेंशिया आखिर इतनी चर्चाओं में क्यों आया? पहले तो हम ये जान लें कि ये डिमेंशिया में हमें क्या क्या चीज़ें अपने आसपास के लोगों में, बड़े बूढ़ों में या यंग में भी देखने को मिल सकती हैं। ये करीब करीब 9 टाइप्स के बिहेवियर पैटर्न मिलते हैं डिमेंशिया में। जो सबसे पहला है कन्फ्यूज़न इन टाइम, प्लेस एंड पर्सन। दूसरा है मेमोरी लॉस, छोटी छोटी चीज़ें जो हम डे टू डे एक्टिविटी में करते हैं और उसको रजिस्टर नहीं कर पाते। सुबह क्या खाया अभी याद नहीं है, किसी से सामान दिया तुरंत भूल गए, कहाँ से आए थे वो याद नहीं। इस तरह की चीज़ें हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में छोटी छोटी चीज़ों का जो हम कहीं जाने के लिए कोई रास्ता लेते हैं, वो किधर से जाए हैं अचानक से हम भूल गए, कहाँ खड़े हैं, किधर से आए थे याद नहीं है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कई बार वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज होती है लोगों में, कि हम बताना तो चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, वो शब्द नहीं आ रहे हैं। यह भी एक तरह के डिमेंशिया का डिफरेंट टाइप्स में से एक वो हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो है ही, कई बार नॉर्मल एक्टिविटी भी होती है, लेकिन उसको डिफ्रेंशिएट करने का काम क्लिनिशियन का, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन जो भी हैं, जो इनसे डील करते हैं, या साइकेट्रिस्ट हैं, उनका काम होता है कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं। साथ में कई बार मूड स्विंग्स होता है, आदमी डिप्रेशन में है, साथ में एंजाइटी भी है, किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है, कभी डर लग रहा है, और वो उन सब सारी चीज़ों में हो रहा है जो चीज़ें पहले नॉर्मल थी आपके लिए। कई बार जो फैमिलियर टास्क हैं उसको करने में दिक्कत हो रही है, जैसे खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, या अपने अकाउंट को जोड़ घटाव गुणा भाग करने में जो रूटीन एक्टिविटी आपकी हुआ करती थी, अचानक से आपको लग रहा है कि कुछ महीनों से या कुछ दिनों से दिक्कत आनी शुरू हो गई है। कई बार जजमेंटल डिसओरिएंटेशन होता है, कलर नहीं पहचान पा रहे, या डेप्थ, डिस्टेंस नहीं पहचान पा रहे कि सामने आती हुई गाड़ी कितनी दूर से आ रही है, एकदम से नज़दीक आ गई, डर गए हम। कई बार हमने नोटिस किया होगा कि कुछ भी चीज़ों को इनिशिएट करने में जो इनिशिएटिव होती है, जो वो लैक हो रहा है। आदमी थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, धीरे धीरे सोशली आइसोलेट हो गया, डिप्रेशन में चला गया, अपने आप को कमरे में बंद रखने लगा। और कई बार कुछ लोग ऐसा होता है जो एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं। आपने एक शब्द बोला, किसी को समझाया सामने वाले को, फिर से दोबारा उसको समझाने पे लगे, तो और वो ऑब्सेसिव होता है। मतलब एक तो हुआ कि ठीक है सामने वाला नहीं समझ रहा, दूसरा है कि वो ऑब्सेसिवली समझाते ही जा रहे हैं, जिसको परसिवरेशन कहते हैं या रिवर्बरेशन कहते हैं एक तरह से। तो ये सब कई तरह की चीज़ें हैं जिसको मिलाकर डिमेंशिया एक कॉमन एक टर्म कह दिया जाएगा। और मोटा मोटा लोग आसपास बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये याददाश्त गायब हो गई। तो सिर्फ याददाश्त गायब होना नहीं है, इसके साथ साथ ये इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है जो आपके डे टू डे में स्पीच, लैंग्वेज, बिहेवियर, हर चीज़ों को एंड मूड सबको अफेक्ट करता है। तो उसको हम डिमेंशिया कहते हैं। ये न्यूज़ में क्यों था? तो एक लैंसेट में और एक साइकेट्री जर्नल में और एक और जगह इंडेक्स जर्नल में एक नई पब्लिकेशन अभी रिलीज़ हुई है, जिसकी वजह से मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। और उसने ये नोटिस किया है कि वर्ल्ड वाइड जो गरीब या मिडिल इनकम ग्रुप की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे डिमेंशिया के केसेस बहुत देखे जा रहे हैं, और ये कंट्री पे एक बहुत बड़ा हेल्थ बर्डन है। मोरओवर फैमिलीज़ में, सोसाइटी में डिमेंशिया आज के डेट में मॉर्टेलिटी एंड डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। कि मोस्टली जो डेथ्स हो रही हैं वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट या डिमेंटेड हैं। कुछ तरह की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी, एजुकेशन होना चाहिए था, वो सब नहीं है। ये सब सारे कारण मिलाकर ऐसे हो गए कि डिमेंशिया का बर्डन, हेल्थ बर्डन या इकोनॉमिक बर्डन भी अगर कह सकते हैं,
वो किसी कंट्री पे स्पेशली जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं या मिडिल इनकम ग्रुप के कंट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादा है। वर्ल्ड वाइड अगर हम कहें तो जितना पॉपुलेशन है उसमें से 60% डिमेंशिया के केसेस, अब ये एक अनुमान है, एक नया डाटा है कि ये डेवलप कंट्रीज़ में नहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाई जा रही हैं, जबकि ये एक ऐसी डिजीज़ है, अल्जाइमर्स नाम लेते ही है कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड का कोई डिजीज़ है जो कोल्ड कंट्रीज़ में पाई जाती थी। बट ओवरऑल अगर हम डिमेंशिया कहें तो 60% बर्डन शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स द लो इनकम ग्रुप सोसाइटीज़ कंट्रीज़। और जो नए रिसर्च आए हैं उसके हिसाब से हमारे पास 12 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मॉडिफाई करके इन डिमेंटेड पॉपुलेशन में से 40% बर्डन हम कम कर सकते हैं, 40% पॉपुलेशन को लाभ दे सकते हैं, जिसमें कोई बहुत बड़ा टैबलेट या थेरेपी या ट्रीटमेंट वाली चीज़ नहीं है। वो वैसे छोटे छोटे हेल्थ के और सोसाइटी के फैक्टर्स हैं जिसको अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो डिमेंशिया का वो रिस्क कम हो जाता है। इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो गिनाए गए हैं इन लिटरेचर्स में, तो सबसे इम्पोर्टेंट दिया गया है अर्ली लाइफ एजुकेशन, मिड लाइफ हाइपरटेंशन। यंग हाइपरटेंशन बहुत मिलते हैं 30 से 40 के एज में या 30 से 50 के एज में, उसको भी हैंडल करना ज़रूरी है। आप इसको ये ना समझें कि चलो ठीक है दौरवा की ज़िंदगी में इतना बीपी बढ़ जाता है तो उसको छोड़ दें। याद रखें 130/80 के ऊपर का जो भी बीपी है वो लगातार थर्ड करते करते आपके ब्रेन के सेल्स को कुछ ना कुछ डैमेज करता रहता है, जिसका इम्पैक्ट हमें बाद में दिख सकता है। हो सकता है 150/80 या 150/90 पे आपको कोई हेडेक ना हो रहा हो, कोई दिक्कत ना हो रहा काम करने में, क्योंकि आप यंग हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और ये 150-160 का बीपी अगर लगातार सालों तक रहता है तो ये समझिए ये आपको डिमेंशिया की तरफ धकेल रहा है। तो इसलिए मिड लाइफ हाइपरटेंशन को एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना गया है जिसको कि मॉडिफाई किया जा सकता है। ओबेसिटी, हियरिंग लॉस, सेंसरी जो सेंसेस हमारे 5 सेंसेस हैं उससे अगर ब्रेन को इनपुट अगर कम मिलता है तो वैसे लोग जल्दी डिमेंशिया की तरफ धकेल दिए जाते हैं और डिमेंटेड हो सकते हैं। उसी प्रकार से 5वां है हेड इंजरी, फिर है अल्कोहल मिस यूज़ या ओवर यूज़। उन्होंने एक मात्रा ली है कि 21 यूनिट पर वीक से ज़्यादा अगर जो लोग ले रहे थे उस पॉपुलेशन में देखा गया है कि डिमेंशिया की मात्रा ज़्यादा होती है, ब्रेन सेल्स ज़्यादा डिजेनरेट करते हैं। फिर जिनको लेट लाइफ में डायबिटीज़ हो रही है उसमें, या जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, फिजिकली इनएक्टिव हैं एंड सोशली आइसोलेटेड हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में जो एक बड़ा ही मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर कहा गया है वो है एयर पॉल्यूशन। रादर लैंसेट ने अभी रिसेंटली पब्लिश किया है कि 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट हैं कि अगर आप वैसे जगह में रहते हैं, उस सिटीज़ में रहते हैं या उस इंडस्ट्रियल बेल्ट में रहते हैं जहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर पीएम जिसको कहते हैं 2.5 माइक्रोन से ज़्यादा अगर है, कुछ रेशियो में है आपके एनवायरनमेंट में, और वो अगर आप इनहेल कर रहे हैं तो वहाँ पे डिमेंशिया का रिस्क 17% ज़्यादा देखा गया है। उसी तरीके से दूसरा मटेरियल जो एयर पॉल्यूटेंट है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तीसरा सूट पार्टिकल्स है, स्मोक पार्टिकल्स। तो ये सब कुल अगर मिला दें कि आप पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं तो ये कहा गया है कि 2.5 माइक्रोन से छोटे डायमीटर के जो हैं जिसको हम इनहेल करते हैं वो लंग के थ्रू ब्लड में जाते हैं और ब्रेन में जाकर कहीं ना कहीं सेटल कर रहे हैं, और ब्रेन में वो इन्फ्लेमेशन करते हैं, एक तरीके से सूजन करते हैं लो ग्रेड का, जो इमीडिएटली तो नहीं पता चलता, बट लॉन्ग रेंज में वहाँ पे जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो डिमेंटेड हो रही है। बहुत सारे लोग इस रेंज के जो पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं वो एक डिमेंशिया के शिकार हो सकते हैं, उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। ये पब्लिकेशन रिसेंटली लैंसेट में हुआ, जो एक मार्क करने वाली चीज़ है। इसके साथ ही एक जर्नल ऑफ साइकेट्री ने रिसेंटली एक जुलाई में ही पब्लिश किया है कि डिमेंशिया होने से फर्स्ट सिम्टम से क्लिनिशियन तक पहुंचने में ऑन एन एवरेज 3.5 साल का समय लग रहा है। यानी कि 3.5 साल तक वो व्यक्ति इस डायग्नोसिस से वंचित है, किसी भी तरह के थेरापेटिक बिहेवियर से, ट्रीटमेंट के मोडेलिटीज से दूर है। यानी अगर इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है तो जो जितने भी इसके कॉग्निटिव फैक्टर्स हमने गिनाए थे जो हो सकते हैं किसी डिमेंटेड पर्सन में और उसको हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचने में लोगों को 3.5 से 4 साल लग जा रहे हैं। तो एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, और मैं इसी फोरम के माध्यम से सब में ये शेयर करना चाहूँगा कि अगर किसी में भी इस तरह की चीज़ें आपको दिखती है आस पड़ोस में, तो एक बार अपने न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन से जरूर कंसल्ट कर लें, या कोई साइकेट्रिस्ट आपके आसपास में, उनसे कंसल्ट कर लें कि क्या आप भी उस डिमेंशिया की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। एक तो नेचुरल कोर्स होता है कि भाई बुढ़ापे में याददाश्त का गुम हो जाना तो ठीक है, वो समझ में आता है,
लेकिन अगर वो एज नहीं है या आपके कंटेम्प्रेरी लोगों में वो चीज़ें नहीं पाई जा रही और आप में हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो आज के लिए ये टॉपिक ऐसा है कि मैं चाह रहा था कि अवेयरनेस थोड़ी फैले, और मैं इसे बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिमेंशिया के बारे में अवेयरनेस फैले। अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनमें ये चीज़ें हो रही हैं, तो स्पेसिफिक चीज़ों को लिखकर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि वो मैसेज जैसे ही मेरे पास पहुँचे मैं जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई करूँ। धन्यवाद।